सेल्फ मेड इंसान कभी भी नहीं हो सकता। जो दोस्त मुझे 500 की मदद करा, जो दोस्त ने मेरे 1 महीने का किराया भरा घर का, जिस दोस्त ने कहा कि यार तू अपनी गाड़ी की EMI खत्म करा ले, तू रिलैक्स हो जाएगा, माँ ने कहा कि तू 2400 रुपये ले ले, एक दोस्त ने कहा चल मैं तेरी नौकरी लगवा देता हूँ, तेरा काम चलता रहेगा, एक ने स्कूल में जॉब दिला दी, एक ने कहा चल आज मैं तेरे को दारू पिला देता हूँ, तेरे पास पैसे नहीं है, एक ने कहा चल मैं तेरे को खाना खिला देता हूँ। तो वो जिंदगी के सफर में सेल्फ मेड बनने में वो सारे लोगों का हाथ है। अगर वो उस समय नहीं होता, क्या पता मैं होता ही नहीं। सेल्फ मेड कुछ नहीं होता। किसी के डैड ने कर दिया, किसी के यारों ने कर दिया, किसी के लिए अच्छे लोगों ने कर दिया, किसी को डोनेशन मिल गया, मिलता तो है ना। सेल्फ मेड ऐसे होता है बंदा। Thank you, Sagar bhai, for coming to be part of Impact Stories. Thank you for coming. Much for calling me here. और मैंने सुना है आपकी मतलब जो आपकी शुरुआत है ना और यहाँ तक की जर्नी है, बड़ी कमाल है। तो मैं चाहता हूँ पहले अपनी जर्नी तो जरूर शेयर करो हमारे साथ आप। कमाल नहीं, संघर्ष है। हाँ। कमाल, वैसे कमाल भी कह सकते हो उसको। पहले तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सागर वाडिया। जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया, कि आपने क्लिक किया और आप हमारी स्टोरी जानना चाहते हैं। आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि आज आप सिर्फ सच सुनने वाले हैं। हाँ। कोई बनावट। हाँ। तो मेरी जर्नी की शुरुआत एक स्कूल का बच्चा, मतलब जो ऊँट के पाँव पालने में बिल्कुल दिख जाते हैं। बिल्कुल ऐसे कोई भी आर्ट जो होती है ना, वो आप यहाँ के सिर्फ इम्प्रूव करते हो, वो आपको सिखा के भगवान भेजता है। शुरू से आपको उसमें इंटरेस्ट होता बिल्कुल है, बात आपकी रुचि ज्यादा होती है, आप स्क्रैच से शुरू नहीं करते, बिल्कुल कुछ ना कुछ आपसे रिलेट होता होता है। ऐसे ही बचपन में जब मैं स्कूल में होता था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, जहाँ से मुझे होश संभाला, याद आया मेरे को, वहाँ पर मेरे को म्यूजिक पीरियड में बहुत जाना अच्छा लगता था, जो कि हफ्ते में एक बार होता था। और जब कभी 90% तो टीचर छुट्टी पे ही होती थी उस दिन तो बहुत दुख होता था। जिस दिन वो आ जाती थी ना, मतलब उस दिन मैं क्रेजी हो जाता था। और जब वो कुछ भी कर रहे होते थे ना, मेरे हाथ चल रहे होते थे। एंड मेरी टीचर ने देखा कि मैं रिदम में हूँ, छोटा सा बच्चा। तब मुझे पहली बार कॉन्गो बजाने को मिला और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। स्कूल में प्रेयर में बजाना शुरू किया अपने आप ही, मतलब बिना किसी से सीखे। बड़ी मुश्किल मैंने 5वीं तक अच्छे से पढ़ाई करी। उसके बाद मेरे को समझ में आने लगी कि म्यूजिक में मेरी रुचि ज़्यादा है। तो फिर मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में कम हो गया, म्यूजिक में ज़्यादा हो गया। पर पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल माँ कहती थी। 12वीं तक बहुत मुश्किल से पढ़ाई करी, पास किया। जिसमें इंटरेस्ट था, आप सोचो कोई ऐसा बच्चा देखा आपने कि 5 सब्जेक्ट्स में से 2 में डिस्टिंक्शन है, 3 में पासिंग मार्क्स। ये तभी होगा कि इंसान की रुचि इसमें वही करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेरे को इकोनॉमिक्स पसंद थी तो मैं इकोनॉमिक्स में टॉप किया। और जब 10th तक SST पसंद थी तो SST में टॉप किया, क्योंकि मेरे को मजा आता था ये जानने में। बाकी मैथ, साइंस 37, 38, 39 नंबर, 40 कभी पारी नहीं हुआ। तो इतना डिफरेंस था। तो और म्यूजिक में हमेशा से मैं सही रहा। मॉम को बोलता था म्यूजिक करना, मॉम कहती थी 12वीं कर लो, उसके बाद जो मर्जी कर। 12वीं करने के बाद जब म्यूजिक करने के सफर पे निकले तो पता चला भाई इसमें भी पैसे लगते हैं। बात तो सही है। ऐसे तो थे ही नहीं, अब क्या करूं, म्यूजिक करना था। फिर मैंने नोएडा में एक सबसे इजी जॉब कॉल सेंटर की होती है, बिल्कुल। वहाँ जाने के बाद मैंने नौकरी पहले दिन ज्वाइन करी। उसने कहा 6,000 रुपये मिलेंगे और गिटार की फीस थी 2,000 रुपये। हो गया ना काम। गिटार सीखना चाहता था लाइफ में मैं। पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन उसने मुझे डांट दिया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं जॉब तो कर ही नहीं सकता, मैं तो म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। फिर मैंने अपनी मॉम से बोला कि मुझे सीखना है, तो मेरी मॉम ने बोला मैं तेरे को 2,400 रुपये दूंगी, इसमें जो कर सकता है कर ले म्यूजिक में। तो उन्होंने मेरे को 2,400 रुपये दिए। 800 रुपये की मैंने गिटार क्लास ढूंढी, जो कि 3 महीने मुझे सिखा सकती थी। और वहाँ जाने का रास्ता था कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर। फिर मैंने कहा चल पैदल चले जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने वो 3 महीने गिटार सीखा। चौथे महीने की फीस नहीं थी। और मैं उन टीचर को ही बोलता था थोड़ा आगे सिखा दो, बोलते थे इतना ही सीखना है क्योंकि तू तो ऐसे तो 3 महीने चलता रहेगा। तो फिर उसके बाद मैंने नहीं सीखा गिटार। देन मुझे काम करना था लाइफ में, क्योंकि नौकरी थी नहीं। मैंने भाई जितना आता था बच्चों को गिटार सिखाना शुरू किया, जितना आता था। फिर मेरे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मुझे गिटार सिखाया। अच्छा, पूछो कैसे? कैसे? उन्होंने कहा हमें DDLJ सीखना है। अच्छा। मैंने उस DDLJ को 2 रात बैठ के सीखने की कोशिश करी। तब यूट्यूब पे कोई नहीं थे। अच्छा। कुछ नहीं।
निकालना, एक एक नोट निकालना, मुझे आ गया। फिर वो बच्चों को सिखाना, एक हफ्ते की क्लास सही हो गई। फिर किसी बच्चे ने कोई गाना बोला, वो निकाला, वो सिखाया। अच्छा, ऐसे करके सीखा। सो मेरे माई स्टूडेंट्स आर माई टीचर। रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। हाँ जी। और इसके साथ साथ एक सबसे बढ़िया चीज़ जो हमारे नॉर्थ में है, दैट्स कॉल्ड जागरण। हाँ बिल्कुल है। तो मैंने जागरण में गिटार बजाना शुरू किया, जिसमें मुझे पहली बार 20 रुपए मिले थे हाँ, फर्स्ट डे। अच्छा, और उसके बाद मैंने 1 साल नरेंद्र चंचल जी के साथ भी बजाया, जो अब नहीं है, हाँ हाँ बहुत सीनियर है। हाँ, और बाकी गली कूचों में करते हाँ। करते, एंड देन ऐसे करते करते 2007 से 2010 की जर्नी ये रही। लेकिन इस 2010 से पहले एक वाकया और हुआ कि मुझे बैंड में बजाना था, जागरण में नहीं बजाना था, जितनी नॉलेज तब थी। तो बैंड में बजाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे गानों पे बजाना है, भजन पे नहीं बजाना। तो किसी ने बोला ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर। अब मैंने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया दिल्ली में। उसकी पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा थी, पर वहाँ पर डांसर्स डांस करती थी। हाँ, समझ गया। अच्छा फील नहीं होता था, बिल्कुल। पर सीखने को बहुत मिलता था। हाँ, फिर किसी ने कहा भाई अगर ऐसा ही काम करना है ना, हाँ, अगर लगता है कि आसपास के लोग देख के तेरे को कुछ बोलेंगे, हाँ, तो तू चला जा इंडिया से बाहर। हाँ, देखो मैं इंडिया से बाहर जा सकता हूँ, हाँ, मेरा तो पासपोर्ट अभी भी बना है। देन समबडी पुश मी टू गो टू मलेशिया फॉर 3 मंथ। बिल्कुल, बहुत चलता है बॉलीवुड इधर। तो वहाँ पर मैंने एक डांस बार में जॉब करी। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ मैंने कायदे से डांस बार में जॉब नहीं करी, कायदे से वहाँ मैंने सीखा पुराने गाने बजाना। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने मुझे जो नॉलेज दी, हाँ चलता है फ्लेवर, वो मुझे, मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी गुड़ी लोगों ने बनाए हुए थे। अगर 50% भी उस गाने को आपने बजा लिया, समझ लो बहुत कुछ सीख लिया। मैंने सागर जैसी आंखों वाली, नीले नीले अंबर, अजीब दास्तां, मुझे आज भी याद है। ये सारे, देखा एक ख्वाब, ये कहाँ आ गए हम, सब गाने बजाए गिटार पे। भाई उसके बाद मेरे को मज़ा आ गया लाइफ। मैं 2009 सितंबर में गया था और 2009 दिसंबर में यहाँ लौट के वापस आ गया था। उसके बाद मैंने आते अपना बैंड बनाया। 2010 में मुझे बैटल ऑफ बैंड्स करने का मौका मिला। उसमें मैंने अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन परफॉर्म करी। अपने सारे जागरण के दोस्त थे ना जो बेस्ट, उनको सबको निकाल के मैंने बैंड बना दिया, जिसका नाम है द सोल, और वो ये लिखा है मेरे हाथ पे। अच्छा, आज भी। तो वो बैंड बनाया, उसमें सिंगर कोई और था। 2011 पहला शो मिला, 8 दिसंबर 2011 को पहला कमर्शियल शो मिला 5,000 रुपये का, और वो ड्रम्स वाले की पेमेंट उतनी थी, ड्रमर बुलाना था, तो उसको दिया और अपना सामान उठा के लेके गए। बहुत डीप स्टोरी है, चलो वो बाद में बताऊंगा। 2012 तक मैंने उस बैंड में, अपने ही बैंड में एज ए गिटारिस्ट काम किया। दैट्स आई रियलाइज्ड, वो भी कैसे, एक बार मेरे सिंगर को वॉशरूम जाना था चलते शो में, और मेरे को गाने की चुल होती थी। अच्छा, मैं चुपचाप आया, मैंने संभाल लिया माइक, लोग हो गए क्रेजी। मुझे लग गया पता। मैंने मैनेजमेंट को बोला मेरे को सिंगर बनना है। मैनेजमेंट ने बोला नहीं, नहीं बन सकता। मैंने कहा मुझे बनना है। कह रहे नहीं हो सकता। तो मैंने अपना ही शहर छोड़ के अपने शहर में अपने बैंड के साथ गिटार बजाया और चंडीगढ़ में एज ए सिंगर अपनी शुरुआत की। अच्छा, 2012 और 2013 चंडीगढ़ में सिर्फ एक नाम था, सागर वाटिया। अच्छा, और वहाँ पे शनिवार को, सैटरडे नहीं, सागर डे बुलाते थे। 2012-13। अच्छा, ये जर्नी देख के मुझे इंडियाज रॉक स्टार से कॉल आया। अच्छा, कि हमने आपकी लाइव परफॉर्मेंस देखी है, हम चाहते हैं आपको। मैंने कहा मैं चिकन बना रहा हूँ, तो मैं बाद में बात करूँगा। तो मेरे फ्रेंड्स कहते देख तो ले कौन सा। मैंने देखा रॉक स्टार पे हनी सिंह की फोटो। मेरा भाई, मैंने सारा चिकन छोड़ा, मैंने कहा आ रहा हूँ मैं चला गया रॉक स्टार में गया, वहाँ से लौट के आया। फिर थोड़ी हवा आ गई, फिर भगवान जी ने पटक के मारा। बिल्कुल होता है भी। फिर 2016 में जाके रियलाइज़ हुआ कि बच्चू अब तो ज़िंदगी शुरू हुई है। सब खत्म, सब ज़ीरो। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी अगैन इन 2016 एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर इन 2024। नाउ यू गाइज एक्चुअली नो माई स्टोरी। मैंने आपको वो बताई जो आप मेरे बारे में नहीं जानते थे। और अभी मैं वही वाला सागर हूँ जो स्कूल में होता है, पहली बार जो भटक के लगा है। भटक के लगा। जिंदगी में ऐसा नहीं, हमेशा ऐसे चलना चाहिए। एक आपकी लाइन है और शायद मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लेन भी करो। आपने बोला कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, बट बनते हुए सूरज को कोई नहीं देखता। हाँ, बनते हुए सूरज को कोई, उगते हुए सूरज को, सही बात है। हाँ, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, जबकि मैं तो अपने आप को सूरज भी नहीं कह रहा अभी। लोगों की आजकल निगाहें भी थोड़ी बदल गई, क्योंकि शायद आज लोग चढ़ते हुए सूरज को नहीं, उनको मालूम होता है कि 2 साल के लिए है। अब मेरे को पैसे तो इस चीज़ को गलत करना है,
कि 2-3 साल चल रहा है, सब जुड़ जाओ इसके साथ। भाई मैं पूरी लाइफ चलूँगा, भी नीयत साफ है, मुझे म्यूज़िक करना है। चलने से मतलब सबका पैसा कमाना होगा और मेरा चलने से मतलब मरते दम तक संगीत करना होगा। तो 3 साल में चलूँगा आपके हिसाब से कमर्शियली, पैसे कमाते वक्त, पर पूरी ज़िंदगी में संगीत के साथ चलूँगा। जो मैं आज से 10 साल से चलता आ रहा था, जब तक मैं रिकॉग्नाइज नहीं हुआ किसी को। तो चढ़ते सूरज में और बनते सूरज में इतना ही डिफरेंस है। आपने एक बात बोली थी, लोग कहते हैं कि अरे तो शादी में गाता बजाता है, तो आप तो बोलते हैं तो बिल्कुल चंगे काम है, लोगों को क्यों खराब लगते हैं? यार शादी में गाना बजाना ना सबसे कठिन होता है। जो नहीं कर पाते वो जरूर बोलते हैं। बिल्कुल। शादी में तो रणवीर सिंह बिल्कुल, because he loves to perform in weddings, बिल्कुल because he never feels that I'm उन्हें एक्सेप्ट ये बात है। यार मुझे भी मजा आता है। हाँ, बिल्कुल। आपको ऐसे एक बात बता दूं, मेरे को टैगलाइन जो दे रखी है पूरी इंडस्ट्री ने, दे रखी है सिंगर्स का रणवीर सिंह। अच्छा। कभी रणवीर सिंह को सुनाई देगा तो वो देखेंगे कि भाई अच्छा सही में। और वाकई मतलब जो लोग उनको मैनेज करते हैं वो लोग मुझे मैनेज करते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा होने वाला है बहुत जल्द, आई नो कि एक ही वेडिंग पे हम दोनों मिलने वाले हैं। अच्छा। मतलब वो जानते होंगे, मुझे लगता है बिल्कुल जानते होंगे। जब वो मिलते होंगे उनसे बोलते होंगे भाई तेरे ऐसा एक लौंडा है, एक लौंडा है। जैसे हर बंदा मुझे बोलता है। और यानी कि एक ने 100 मिलेंगे तो 100 के 100 बोलेंगे। जिन्होंने जैसे अगर किसी बड़ी शादी में रणवीर आके गया है और मैं आया हूँ, अरे भाई ये तो ऐसा लग रहा है सेम है। अच्छा। हरकतें भी सेम है। अच्छा। हाँ मतलब खुद तो मैंने परफॉर्म करते हुए देखा, फिर आपको देखना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करते देखना पड़ेगा। हाँ मतलब मैं वो एनर्जी रहती होगी आपके अंदर। मैं बैठता ही नहीं हूँ। अच्छा। आप ना यूट्यूब पे आज ही हाँ जी, घर जाना आराम हाँ से, जी, जब रात को चिल करो, हाँ जी, सोने से पहले सागर वाली कवाली लिखना। अच्छा, अगर आपको ये लगा, हाँ, आप मेरा नंबर लेना, हाँ, अगर आपको ये लगा कि आप टीवी में देख रहे हो अच्छा, तो मुझे कॉल ज़रूर करना। और मेरे को कॉल मत करना अगर आपको लगे कि आप लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हो, तो मैं समझ जाऊंगा। अगर आपका कॉल नहीं आया तो मतलब मैंने जो कन्वे करना था कर दिया। ब्यूटीफुल। अच्छा। मेरे पास ज़्यादातर स्टोरीज क्यों होती है, हाँ, लोग टीवी पे वीडियो चल रही है और यहाँ पे 50 बंदों की किट्टी पार्टी चल रही है और लोग डांस कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है लाइव शो चल रहा है। अच्छा, तो ये मैंने उनके लिए बनाया था जो टिकट्स नहीं खरीद पाते हमारे ऐसे लोग, जो शुरू से इस मेरे शो की टिकट होती है 1000 रुपये की, 1500 की। काफ़ी डीएम्स आते थे कि यार आप हमारे लिए तो नहीं कर सकते, हम तो एंट्री नहीं दे सकते, हम तो एंटर नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए लाइव शो रिकॉर्ड करके डालेंगे। अच्छा, और उसके व्यूज़ भी 10-10, 12-12, 6-6, 8-8 मिलियन ऑर्गेनिकली, नो प्रमोशन, जस्ट और लाइव शो। ब्यूटीफुल जी। सर अभी आपसे एक सवाल ही पूछा था, वो सवाल पूरा नहीं कर पाया, सारी बातों में बात निकल कोई गई बात नहीं। हाँ, कि शादी में सिर्फ वही परफॉर्म कर सकता है जो शादी में परफॉर्म करना पसंद करते हैं। अगर आप बोलो कि कोई इंसान बोले कि मैं शादी में परफॉर्म नहीं करना चाहता, ये गलत है। शादी में हर बंदा परफॉर्म कर नहीं सकता, बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे यही मिलते हैं। आप अगर इंडस्ट्री में देखो तो काफ़ी सारे लोग इंडस्ट्री में परफॉर्म कर, अब किन्हीं भी सिंगर्स को ले लीजिए, सीनियर्स को, बिल्कुल, बहुत रेयर होंगे 4-5 लोग जिनको करना नहीं है, क्योंकि वो उनकी लीगल है ना। बिल्कुल। तो बोलने वालों को भूलने दो, हमें बड़ा मजा आता है। दूल्हा दुल्हन खुश, हम खुश, जीजा खुश, चाचा खुश, सागर खुश, पॉकेट खुश, सब खुश। आप ऐसा क्यों बोलते हो कि मेरे को ना पैसे के लिए काम नहीं कर रहा मैं मतलब म्यूजिक के लिए काम कर रहा हूँ, दोनों पहले लाइफ में ना मैंने आपको कैसे बताया, मेरी 20 रुपये पेमेंट थी, 800 थी, 200। अब पैसे आने के बाद मैं कहाँ खर्च लूंगा? मेरी मम्मी बेचारी आज भी 50,000 रुपये खर्च देती है ना कहीं, तो हमने क्या कर दिया। बिल्कुल सही बोला। इस बैकग्राउंड से हम लोग ऐसा है। तो अब मैंने यहाँ रख के तो ले जाने नहीं है, ये तो आप लोगों की दया है जो आप मुझे दे रहे हो। पर अगर पैसे खर्चने बैठ जाएंगे तो फिर संगीत कब करेंगे? पैसा एक हद तक ही आप कमाते हो ना, जब एक हद तक आपके पास पैसे हो ना तब तक आप उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, क्योंकि आपको उसकी अहमियत रहती है। तभी मेरे को लगता है जो लोग जॉब करते हैं उनको पता होता है कि मेरे को इतने रुपए आने हैं, मैं ऐसे करके रखूँ। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आप उस पर हावी मत होने दो। मैं संगीत की वजह से सब कुछ करता आ रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअली सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा पैसे से वो वाला लगाव नहीं है कि मैं मर जाऊँगा, है ना। मुझे म्यूज़िक नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। मुझे एक्चुअली पैसे से ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मर जाऊँगा। मैंने बिना पैसे के यहाँ तक की जर्नी तय करी, बिना म्यूज़िक के ज़रूर मर जाऊँगा। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मैं विश्वास से इसलिए कह सकता हूँ, तो मेरे पास एक ऑफर आया था कि आपको डीजे बेस बैंड में आ जाओ। आजकल लाइव सिंगर नहीं चलते, आजकल डीजे बेस बैंड चलते हैं शादी में। उसमें क्या होता है, डीजे चलेगा, आपको नाचना है, बिल्कुल लिपसिंग करनी, माइक पकड़ के लिपसिंग करनी है और नाचना है, और आपको मैं पर शो के 20,000 रुपये दूंगा। पर शो के मैंने कितने शो होंगे? 15 से 20। मैंने कहा और ये बात है। मैंने कहा एक दिन का टाइम लूँगा। रात को सब सोया नहीं पूरी रात, सुबह उठा
2000 रुपये भी चाहिए थे उस रात मुझे, अब मना कर मैंने मना कर दिया। लग गया था। मैं मना कर दिया, मैंने कहा ये नहीं करूँगा। आज मैं नाचता भी हूँ, गाता भी हूँ, खुश हूँ मैं, पता है क्यों? सामने सब लोग खुश होते हैं, उनकी वजह से मैं खुश हूँ। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि मैंने अचीव कर लिया, मुझे तो शुरू से पता था कि मैं ये कर सकता हूँ। बहुत देर लग गई लोगों तक पहुँचने में, मेरे कई लोग निकल गए, नहीं रह पाए मेरी ज़िंदगी में। आज लिमिटेड बच्चे, क्या पता तब से जर्नी होती तो आज मैं बहुत लोगों के साथ जुड़ा होता। चलो आज से ही सही, मैं कौन सा भी कहीं जा रहा हूँ। अच्छा, एक क्या होता है जब भी आप कभी कोई जर्नी तय करते हो ना, कोई भी बंदा हो अपनी जर्नी तय कर रहा हो, तो उसे लगता है यार कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना था, बट दुख जाता है कभी कभार। तो उनके लिए क्या बोलोगे? यार एक्चुअली जब आपने किसी का दिल नहीं दुखाया ना, जब तक वो जिंदा है शायद वो तब तक दुखी रह सकता है। जब उसका आखिरी दिन होगा ना, उस दिन उसको पता चल जाएगा किसने उसका दिल दुखाया और किसने नहीं दुखाया। बिल्कुल सही बात है। तो आप उसका इंतजार करो, आप प्रूफ, आप किसी को सही गलत नहीं बता सकते। आपने नहीं दुखाया या आपको पता होता, उसकी उस बात पे आप कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपने दुखाया है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते। इसी जन्म में, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में वो आखिरी दिन तक हो जाए, पता चल जाएगा कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया। वो तो देख रहा है। आप बस अपना कर्म करो यार। अगर आप फल की इच्छा रखोगे ना, परेशान रहोगे लाइफ। किसी का दिल नहीं दुखा भाई, मैंने नहीं दुखाया किसी का दिल। ऐसी कोई बात हो जो मतलब लाइफ टाइम में जो आपके जहन में रह गई, ऐसी कोई बात या फिर कोई शायरी होगी जो दिल में रह गई, यार ये बड़ी अलग सी बात कह गया कोई, किसी बंदे ने ऐसा भी? मेरे को ना हर बार लोग मिलते रहे जिंदगी में, ऐसे जो बहुत सिखा गए। रिसेंटली भी मैं एक भाई के साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ जो कि सिर्फ 24 साल का है। उसने एक बहुत बड़ी बात कह दी। उसका एक शेर सुना मैंने, और एक शेर सुन के मैंने उसके मुशायरे सुनने शुरू। अभी रिसेंट बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत वाक्य हैं, रिसेंट वाला बताता हूँ। तो उसका नाम है काना कंबोज, 24 साल का लड़का है। मैंने उसके बाद प्रोजेक्ट भी कर दिया। मुझे सोनी म्यूजिक तक पहुँचने में 34 साल लग गए। मेरे हाथ में था, 2 महीने में वो सोनी म्यूजिक पर रिलीज हो रहा है, क्योंकि बाबा जी ने भेजा था। उसको संघर्ष करने की क्या जरूरत है? जब मैंने कर लिया तो उसको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। यही मैं एक्सपेक्ट करता था उन लोगों से जो ऑलरेडी एक अच्छी पोस्ट पे थे, कि तुमने कर लिया ना संघर्ष, अब मुझसे मत कराओ। पर मैंने कर लिया, अब मैं, मेरी कसम है कि अगले वाला बंदा नहीं करेगा जो हाथ में। तो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उन्होंने मेरी क्या बात जो उसकी मेरे को अच्छी लगी, उसने कहा कि माना, मेरी बात बोल दी, क्योंकि मैं बहुत रूड हो जाता हूँ कभी कभी, बिकॉज आई फील कि गलत है, गलत है, गलत है, मुझे मालूम है गलत है। तो कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि हम मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा और प्यारी बातें सिर्फ तुम्हारे लिए, इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते। ब्यूटीफुल। बस एक बात पूछकर मेरे यारों ने मेरा दिल तोड़ दिया कि यार तुम कब से बात नहीं करते। अब मैं भी खुश नहीं और तू भी तकलीफ में। अब मैं भी खुश नहीं और तू भी तकलीफ में है। चल यार अब से बात नहीं करते। तो मेरे दिल पे लग गया शेयर। उसके बाद मैं उसको अप्रोच किया, एंड नाउ वी आर वर्किंग टुगेदर विद लॉट ऑफ शायरीज, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। कई गानों की रीमेक कर रहा हूँ मैं सोनी म्यूजिक के साथ। मेरी अभी सोनी म्यूजिक कौन बंदा है? समझ गया मैं, शायद कौन बंदा है। हाँ, तो माई FM के साथ और सोनी म्यूजिक के साथ एक कोलैबोरेशन हो रही है कि द बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट सॉन्ग्स है ना सोनी म्यूजिक के। जैसे कि वन ऑफ द सॉन्ग इज चन्ना मेरिया, शुक्र नला, तेरी दीवानी, बुलिया, लेजेंड सॉन्ग हो गया। उनका रीमेक किया विद माय लिरिक्स एंड हिज शायरी एंड अ न्यू म्यूजिक ऑल टुगेदर। दे आर साउंडिंग क्रेजी। अच्छा, यस, 3 दिन में शूट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने भी बोला कि क्या होता है, सब लोग नॉर्थ में आना चाहते हैं म्यूजिक करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ऐसा पैसा करने के, कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा शादियाँ नॉर्थ में होती हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी शादियाँ नॉर्थ में होती हैं। और कॉन्सर्ट का एक होता है, कॉन्सर्ट यू कैन डू लिमिटेड, बिकॉज कॉन्सर्ट में आप इंडिविजुअल की पॉकेट से पैसा खर्चवाते हैं। अगर एक नौकरी पेशे वाले बंदे ने या स्टूडेंट ने एक टिकट खरीदी है तो महीने में उसके बाद 2 टिकट खरीदने का बजट होगा, ठीक है। वो 30 के 30 दिन टिकट नहीं खरीद सकता, तो कॉन्सर्ट 2 अटेंड होंगे, बिल्कुल, और 2 का ही बजट होगा। तो इसलिए आपने देखा कॉन्सर्ट्स में गैप होते हैं। पर जो शादियाँ होती हैं वो पब्लिक शो नहीं होता, इसमें लोगों के पास अपनी चीज़ होती है, अपनी कमाई हुई चीज़ होती है, और उनके शौक होते हैं जो उन्होंने जिंदगी भर सोचे होते हैं कि ये बंदा हमारे यहाँ रंग जमाएगा। तो जब उसने अपनी पूरी पूंजी इसलिए तुम्हें दी कि तुम आके रंग जमाओगे, तो तुम्हें उसको अपना मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैं घड़ी पहन के कहीं नहीं जाता। अच्छा, शादी में जाओ, दूल्हा दुल्हन अंकल आंटी के अलावा
जो बाकी लोग हैं ना हाँ, उनको भी एंटरटेन करके आओ। बिल्कुल। मैं तो भाई दूल्हे से ज्यादा नाचता हूँ तभी तभी रणवीर सिंह हो आप। हाँ तभी रणवीर सिंह हो आप। भाई मैं फुल नाचता हूँ भाई, अच्छा। इतना नाचता हूँ मेरे को देख के जो नहीं भी नाचना चाहता नाचने लग जाता अच्छा, है। और क्या, जो देखोगे ना एनर्जी जो होती है ना ट्रैवल। ट्रैवल करती है बिल्कुल। अब मैं यूं बैठ के गाता रहूँ, मेरा टाइम खत्म होने वाला, टाइम खत्म होने वाला है, घास काट रहा हूँ, तो समझ लो तभी मैं महीने में 30 दिन होते हैं, 28 दिन बुक होता हूँ। ब्यूटीफुल, टच वुड। जब तक शरीर चलता रहेगा चलते काम चलता पैर थिरकते रहेंगे। रहेगा। जरूरत नहीं है इतने की, हाँ, माता रानी कसम इतने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन कोई दे रहा है। हाँ, मैंने आपको पहले भी बोला हाँ। मुझे पैसे से नहीं म्यूजिक से फर्क पड़ता है, कम से कम मैं म्यूजिक कर कुछ बिल्कुल। तो चल रहा है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, जैसे कभी कभार क्या होता है ना, आप ना कोई बहुत बड़ी बात होती है ना, आप पहले ढिंडोरा पीट के बताते हो ना, पहले होती है ना आदत बच्चों के, सब कहते हैं ना कभी कभार जो अच्छे अनाउंसमेंट है ना उसे अपने पास बचा के लेते, तब तक वो हो नहीं चाहते। हाँ वो मेरी जिंदगी में हमेशा होता अच्छा। है, रिसेंट भी हुआ एक बार, लेकिन मैं फिर भी वैसे रहूंगा। हाँ, मेरे को अब मैं पेट में नहीं रख सकता बात, आई वांट टू शेयर इट विद माय फ्रेंड्स, हाँ, बिकॉज उन्होंने मेरा वो टाइम देखा, उनको क्यों नहीं बताऊं मैं। तो जैसे क्या होता था कि भैया सब कहते हैं कि यार पेट में रखो, बताना मत, नहीं तो काम होगा नहीं, बताना मत तो काम होगा नहीं। मैंने कहा मैंने तो सबको बताया था कि मैं एक दिन सबके पास तक पहुंचूंगा, मेरे फैंस होंगे, हाँ, वो तो हो गया, तो सब होगा। अब मैं छुपा लूं अपने दोस्त से कि भाई यार इसको बताऊंगा नहीं, अरे उस दोस्त ने मेरे को 500 रुपए की मदद करी थी, वो क्यों सड़ेगा मुझसे, उसको बताऊंगा वो तो खुश होगा, बल्कि यार जल्दी तरह काम हो। जो काम नहीं होना ना वो नहीं होना, और जो होना है होना है। बिल्कुल, आप ये बोल सकते हो किसी को बताना नहीं है, मरेंगे नहीं, मरोगे ना। बिल्कुल सही बात। यार कुछ ऐसा नहीं होता भाई, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब कहने की बातें हैं, हाँ, कहने से ना नजर लग जाती है। तो मैं 28 दिन काम कर रहा हूँ, लोगों को पता है मैं कितने पैसे लेता हूँ, अगर मैं उनको नहीं बताऊंगा मैंने कितना कमाया तो उनको पता नहीं चलेगा। कमाल की बात है यार, किसी को ये मत पता चले कि आगे कितने पैसे, अरे भाई बंदा हिसाब लगा लेगा, हाँ, है ना भाई। और पैसे से तोलने वाले तो पूरी दुनिया बैठी है, इंसानियत तो इंसानियत है। आप छुपा सकते हो किसी से कुछ, बिल्कुल। अगर आप मान लो आप रणवीर सिंह हो, हाँ, रणवीर सिंह क्या कहेगा, यार मेरा तो हाथ बहुत टाइट चल रहा है, अगले दिन कमेटी नहीं जाएगी, हाँ। मानोगे। तो एक हद तक ही आप बोल सकते हो ना यार, कोई बोलेगा आप मान लोगे उसकी बात। नहीं, बिल्कुल नहीं। यार मेरी ना, अब आप उससे 5 लाख रुपए मांगने चले जाओगे, यार तुम बताओगे ना तो लोग तुमसे पैसे मांगने आ जाएंगे। तुमने अब तुम रणवीर सिंह से अगर 5 लाख मांगोगे, रणवीर सिंह अपने दोस्त को ये थोड़ी बोल पाएगा जिसका बचपन का दोस्त होगा कि यार मेरा हार्ट टाइट चल रहा है, मैं दीपिका से पूछ के बताता हूँ। कैसी बात हो गई, लॉजिकली वेर नहीं है। तो ऐसे ही बता देना चाहिए यार, जिसको जो प्यार करते जो हो। दिल में है। मैं कौन सा न्यूज ढिंडोरा पीट रहा हूँ, मेरे दोस्त आएंगे घर पे मैं तो बताऊंगा, मैं मॉम से शेयर करूंगा, ऐसे होता है मेरे। अच्छा, आप इस बात को मानते हो? मैं हमेशा बहुत पहले से ही मानता हूँ कि इंसान जो होता है ना अपनी ज़बान की खाता है बस। यार मैं ना रियलाइज कर रहा हूँ ये बात, मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, जुबान से ना बहुत फर्क पड़ता है यार, दिल तक नहीं पहुंच पाता आदमी, अगर जुबान हल्की सी गड़बड़ है ना। ये बात भी है, ये मेरे साथ वाकई होता है, हम रियल लाइफ। आपके उस शायराना अंदाज से समझ गया था। हाँ मतलब यार अदब से बात नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आ रही कि मतलब से नहीं कर रहा, मैं मीठे मीठे में तुम्हें लूट जाऊं वो बेस्ट है। ये चाहिए क्या सबको लाइफ में? अरे आदमी चिल्ला क्यों रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है, लेकिन माँ कहती है गुस्से से जो असल बात होती है वहां तक इंसान पहुंच नहीं पाता। मैंने कहा अगर मेरा अपना है तो पहुंचेगा, तो यहीं से समझ में आ जाती है कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है। जो मेरी जुबान के पीछे चला गया वो मेरे दिल तक पहुंचा हुआ है, जो मेरी जुबान से मुझे जज कर रहा है वो बाहरी परत तक है। दैट्स इट, मैंने ये सोच लिया। ब्यूटीफुल। अच्छा, ऐसा कौन सा लूप होल है जो आपको लगता है कि यार मुझे ना काम धंधे में ना बस ये चीज़ जो खाती है, मतलब मुझे पसंद नहीं है? हाँ मैं बताता हूँ, मेरी नॉर्थ नहीं शादी की पूरी इंडस्ट्री का एक लूप होल मुझे लगता है। कई बार ऐसा फील होता है कि जिस शिद्दत से मैं आपके लिए अपनी शरीर गला थकान को भूल के आपकी इस रात को शानदार बनाना चाहता हूँ, कभी कभी कुछ लोग बहुत डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, कुछ लोग, सब नहीं। वो कभी दुख होता है कि यार क्यों कर रहा है, तेरे को क्या जरूरत थी यहाँ पर आने की, छुट्टी मना लेता। मेरी लोअर बैक गई हुई है, L4 L5, डॉक्टर ने बोला सर्जरी करानी है, डॉक्टर ने कहा घूमना मत, कूदना मत, नाचना मत, गाना है तो बैठ के गाना, नहीं तो पैरालाइज हो जाओगे। पर मैंने कहा यार इसको क्या पता, इसको बताऊंगा तो क्या कर लेगा ये, बिल्कुल। तो यार आज का दिन है, इसका कुछ कर दे। उसके बाद हो जाता है मिसबिहेव, ओए ओए ये गा ओए वो गा,
तो फिर मैं जब मम्मी को बताता हूँ, कहती तू उनसे इतना प्यार करने लगता है कि वो तेरे को अपना परिवार समझ बैठते हैं, इसलिए वो ओए कर देते हैं। नहीं तो और सिंगर्स के पास तो 10-10 बाउंसर होते हैं, कोई ओए करके दिखाए। तो मैं उसको भी अपनी गलती मान लेता हूँ कि चल भाई तू ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो अब दोस्त ने गाली दे दी तो उसने भी दे दी। ये मुझे लगता है। ये ही नहीं, कॉन्सर्ट पे भी अगर मैं आपको बोलूँ, मेरे ऐसा आदमी जिसने 20-20 रुपए देखे, उसको वक्त की कीमत नहीं होगी। बिल्कुल। अगर किसी कॉन्सर्ट में मैं लेट आया हूँ, आप सब कैसे मान सकते हो कि एक सिंगर लेट आया होगा? सिंगर को आने ही नहीं दिया जाता। सिंगर आपसे मिलने के लिए तो यहाँ तक पूरी जिंदगी मेहनत किया है कि आपको देख लूँ एक बार, आपको देख लूँ एक बार। Beautiful. इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी, बट यू कांट प्ले विद द इमेज ऑफ अ सिंगर। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी जो भी देख रहे हैं, कभी किसी सिंगर को दोष गाली मत दो। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि वो बेचारा टूट जाता है घर जाके। उसको लगता है कि यार मैं तो इतनी मोहब्बत करता हूँ, पैसों पे मत चलो, लोगों को बोलो पैसे मत फेंकें। बिल्कुल, ये तो देखा है हमने। मैं कैसे रोक सकता हूँ 10,000 की भीड़ को पैसे फेंकने से अकेला? वो 10,000 लोगों में से अगर 2,000 लोग पैसा उड़ा रहे हैं और वो मेरे पैरों के नीचे आ रहा है, मैं कैसे कितनी बार कर लूंगा उसको? गाना गाऊंगा, उसको हटाऊंगा। मतलब मैं क्यों चलूंगा पैसों पे? आप समझो मेरी बात। जो भी कमेंट्स करते हैं मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, पर मेरी गलती थोड़ी है वो पैसे फेंक रहे हैं। मेरी गलती थोड़ी है कि ऑर्गेनाइजर ने कहा अभी मैं चाहता हूँ कि भीड़ दारू पी ले, फिर तुम आना। और जो नहीं पीते वो क्या करे बेचारे? 90% ऑफ टाइम में वंदना मेरी मैनेजर बैठी है यहाँ पे, उससे पूछ लो, ये बोलती है आधा घंटा है। मैंने कहा आधा घंटा है ना, मैं अकेला स्टेज पे जा रहा हूँ, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ टू बी ऑन स्टेज राइट नाउ। आधा घंटा करते करते 3 घंटे मुझे हो गए, अब मैं निकल रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैं स्टेज पे नहीं चढ़ पाता। तो हर लूपहोल्स हैं। मतलब आप विश्वास करो, जिस कलाकार को आप प्यार करते हो प्लीज उस पर विश्वास करो, वो कभी आपसे दूर रहना नहीं चाहेगा। उसके लिए पैसे से बड़ी अहमियत आप लोग हो, आपका शोर आपकी ताली है बस। एक ना मैं से पहाड़ी हूँ, है ना, पहाड़ी। तो हमारे क्या होता है ना, ये जो लोग कहते हैं पैसा फेंकते हैं ना, हमारे क्या होता है, आप कभी कोई डांस वांस कर रहा होता है या फिर कोई परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसका ना कान पे पैसा लगा देते हैं, कान पे अटका। इसका मतलब सम्मान होता है कि हमें आपको वो दे रहे हैं। बट मैंने यहाँ ना, जैसा आपने बोला कि मैंने काफ़ी लोग देखा है, लोग ना पैसा फेंक के अपनी दिखाते हैं कि भाई हमें, तो अब गलत नहीं लगता आपको? मुझे बहुत गलत लगता है, लेकिन मैं उस गलत को सही में कन्वर्ट कर देता हूँ, बिल्कुल सही में कर देता हूँ। वो पब्लिक का नहीं बोल सकता, लेकिन आपके पैसे जो है वो जो आप उड़ाते हो, अगर आप सम्मान से देते हो तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सम्मान से नहीं देते तो कुछ कोशिश करता हूँ कि उसको सम्मान में कन्वर्ट कर दूँ। मैं कोशिश कर लेता हूँ कि इसको मैनेज करके कहीं ना कहीं भले काम में लग जाए। कहने का मतलब आपके पैसे भी सही जगह जाएं, आपको भी सब मिले, लेकिन कोशिश करो मत फेंको पैसे, क्योंकि आपको देने हैं, हम ले लेंगे। क्योंकि आप मुझे नहीं दोगे, किसी ऐसी जगह दोगे जिसको उसका इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल। आप मुझे सम्मान से दो, आप किसी म्यूजिशियन को दो, आप देना चाहते हो आप दो, ये आपकी चॉइस है। मतलब अगर आप वो चीज़ उड़ाना चाहते हो, वो देना चाहते हो, आप ऐसे आते हैं लोग, ऐसे कई लोग देखे मैंने, ऐसे लेके आते हैं, ऐसे करते हैं, सर पे लगाएंगे, आपके साइड में रख के चले जाएंगे। और कई लोग उड़ाने की आदत होती है। किसी को रोक नहीं सकते, पर कोशिश करो कि कम ना ही करो। आप ऐसा कर लो, नकली नोट भी मत उड़ाओ। अब तो क्या है कि मेरी फोटो लगी होती है नोट पे, जिस पे आप गालियां दे रहे हो ना मुझे कि मैं नोटों पे चल रहा हूँ, उस पे सागर वाली कवाली लिख के मेरी फोटो लगी है, मैं उस पे चल रहा हूँ। उस पे भी ना चलूँ मैं, बताओ। बात तो सही है, कमाल की बात है। सही है। देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, एंड आई ऑलवेज गो चेक दैट प्रोफाइल। उसने रीसेंट प्रोफाइल बनाई होती है, 0 फॉलोवर्स, बिल्कुल। पर दुख तो दुख है ना, 4 वर्ड तो टाइप किए। हम ना थोड़ी देर पहले वो बात भी कर रहे थे शायद कि क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला जाकिर खान साहब की बात बोली थी, बचपन में क्या होता है, कभी कभार आपको लोग, जो पैसा है ना, जब उसकी अहमियत इंसान को चाहिए होती है कोई चीज़, तब तो आदमी बोलता है नहीं 10 के भी 11 रुपये लूँगा, और जब कुछ बन जाता है तो साला वो चीज़ कहते हैं फ्री में भी ले जा लो यार, आपका ही था यार रुपया, आप मेरे भाइयों बड़े भाइयों ले लो यार। तो उन्होंने बोला मगर वक्त तो तभी है ना भाई जब उसकी ज़रूरत है। हाँ, मेरी मम्मी कहती पैसा ओ जेड़ा पल्ले, मतलब कि मेरे पे 10 रुपये हैं तो मेरे हैं, मेरे 50 आने हैं ना तो वो कभी मेरे नहीं है। तो इसी तरीके से जब अहमियत तभी होती है उस चीज़ की जब ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान लो आप 20 रुपये की चीज़ खरीदना चाहते हो, आपको किसी ने कहा कि 30 में दे दूंगा, और आपने 50 की प्लान कर ली, तो जब आप 20 की लेने जाओ, 30 मिले ना, उस दिन अगले दिन आपने कैसे ना कैसे मैनेज कर लिया, उससे अगले दिन वो 30 दे जाए, अचार डालोगे। अहमियत तभी होती है जब उस चीज़ की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, जाकिर भाई
कभी आप ये इंटरव्यू देखें, आप बहुत बढ़िया बातें बोलते हैं, बहुत ही कमाल हो, आप मेरे दिल के बहुत करीब हो, लेकिन मैंने आपकी इस बात से एक बात सोची। आपने कहा कि 9 रुपए की चीज़ 11 की मिली और आज 9 की चीज़ फ्री में देते हैं। भाई नहीं, तुम्हें 9 की चीज़ फ्री में देके वो 900 की बेच देते हैं। तुम बहुत बड़े आदमी हो, इसलिए तुम बड़े आदमी हो। देखो, अगर वो 2 रुपए महंगी तुम्हें ना बोली गई होती, आज तुम 9 के बदले उनको 900 नहीं देते, फिर भी कुछ दे के ही आ रहे हो। पहले 2 दे रहे थे, आज 200 दे रहे हो। सर एक हम बात भी कर रहे थे कि मैंने बोला भी था आपसे कि इंसान का लाइफ में नियत का कितना बड़ा रोल होता है। नियत का सबसे बड़ा रोल होता है। आप देखो, अब लोग कहते हैं कलयुग है। देखो, जो भी होगा ना इस दुनिया में, जो भी होगा, जैसा भी होगा, वो यही होगा। बिल्कुल। इसके बाद की दुनिया किसी ने नहीं देखी। अगर हम ये मानते हैं कि भगवान है, तो कभी भी शिव जी ये नहीं कहेंगे कि तू सोमवार को पूजा नहीं कर रहा, तूने हनुमान जी की ज़्यादा करी है, तू गया अब तू देख। या हनुमान जी ये नहीं कहेंगे भाई ये तो शेरावाली का भक्त है, मैं इसको क्यों देखूं। तो आप सोचो कि ऊपर जो बंदे बैठे हैं ना, वो सब एक ही है। आप ये सोचो कि शिद्दत से काम करो, आप बस हिम्मत करो। आप कह रहे हो, आप नियत की बात जो मुझसे कर रहे थे, आप समझ लो, वो अगर आपकी नियत अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं भगवान के लिए उतना नहीं सोचता जितना मैं इंसान के लिए सोचता हूँ। मुझे क्या पता उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे पता है इससे दूंगा तो मिलेगा, ठीक है, और इससे मिलेगा तो उसे ऑलरेडी मिलेगा, क्योंकि उसका बच्चा है, उसने भेजा है और उसी ने मुझे भेजा है मेरे हाथ में। इसे कहते हैं नियत। बंदा कोई मैं इससे तो इसने मेरे को थोड़ी पैसे कमा के दिए, भगवान जी को 51,000 पे चढ़ाऊंगा ना, देख सेट हो जाएंगे। नहीं, मैं तो सबको ये सजेस्ट करूंगा कि रादर पेइंग इन मंदिर और चढ़ावे, ट्राई टू हेल्प देम दोज हु आर इन द नीड, क्योंकि उनकी एक दुआ शायद, आप दुआ के बदले मांगो भी कुछ मत, मांगना फिर भी उन्हीं से ही। तो कोशिश करो कि अपनी नीयत ऐसे रखो कि सबकी मदद करो और जितनी आपसे हो सके, और गलत किसी के बारे किसी के बारे में गलत मत सोचो आप कि इस आदमी के साथ इसका ये हो जाए या इसको वो हो जाए। अगर उसने आपके साथ गलत भी कर दिया ना, अगर वो गलत है तो सब कुछ यही है, अगर आप सही हो तो सब कुछ यही है। ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी के 34 साल की उम्र हो गई मेरी लाइफ से सब कुछ चला गया था, सब खराब हो गया था, पर मेरी नीयत साफ थी। ना मेरे पास घर था, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास खाने को था, ना मेरे पास काम था, ना मेरे संगीत को कोई पूछा था, ना मेरे गाने चल रहे थे। मेरे को बहुत पैसे का कर्जा हो गया था सिर्फ म्यूज़िक करने के लिए, पर मैंने अपनी नीयत साफ रखी। आज सब सही है, आज सब सही है। मतलब मैं इस पर एक शेर लिखा था कि मेरी ज़ुबान, मेरा ईमान, मेरी कला, सब वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले सब गलत था, आज सब सही है। ब्यूटीफुल। तो ये नियत की बात तो मैंने इतनी लंबी टिप्पणी दे दी। एक बात और भी है जो पूछने के लिए, लोग कहते हैं ना सेल्फ मेड की बात करते हैं, सेल्फ मेड, आपको लगता है इंसान सेल्फ मेड होता है? मेरे केस में अगर मैं बोलूँ, सेल्फ मेड इंसान कभी भी नहीं हो सकता, नेवर। जो दोस्त मुझे 500 की मदद करा, जो दोस्त ने मेरे 1 महीने का किराया भरा घर का, जिस दोस्त ने कहा कि यार तू अपनी गाड़ी की EMI खत्म करा ले, तू रिलैक्स हो जाए, माँ ने कहा कि तू 2400 रुपये ले ले, एक दोस्त ने कहा चल मैं तेरी नौकरी लगवा देता हूँ, तेरा काम चलता रहेगा, एक ने स्कूल में जॉब दिला दी, एक ने कहा चल आज मैं तेरे को दारू पिला देता हूँ, तेरे पास पैसे नहीं है, एक ने कहा चल मैं तेरे को खाना खिला देता हूँ। तो वो जिंदगी के सफर में सेल्फ मेड बनने में वो सारे लोगों का हाथ है। बिल्कुल। अगर वो उस समय नहीं होता, क्या पता मैं होता ही नहीं। अगर मेरे को उस समय 20,000 रुपये नहीं मिलते घर का रेंट भरने के, वो मुझे निकाल देती, कहीं ना कहीं से तो मदद लेता है। ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ जाओगे। सेल्फ मेड कुछ नहीं होता कभी भी। किसी के डैड ने कर दिया, किसी के यारों ने कर दिया, किसी के लिए अच्छे लोगों ने कर दिया, किसी को डोनेशन मिल गया, मिलता तो है ना, मिलता तो है। सेल्फ मेड ऐसे होता है। वैसे आप ऊपर वाले बहुत मानते हैं, मेरे को लगता है। मैं किसी भी एक चीज को मानता हूँ, कुछ भी हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज मतलब मान लो जैसे मेरे मुंह से साइन निकलेगा, यहाँ भी साइन लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं मानता कि शिव जी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि शेरावाली नहीं है। मैं सबको मैंने ऊपर वाला बोला, मैंने किसको डिफाइन ऊपर वाला मतलब कहते हैं कि आप ऊपर वाले को मानते हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ। मतलब मेरे, लेकिन मेरे को एक फिगर चाहिए जिसको मैं देख के बोल सकूं। बिल्कुल। जैसे माँ, ये मम्मा है, सबको माँ नहीं बोल सकता ना, फील कर सकता हूँ कि सारी माँ सॉरी। ऐसे ही साईं बोला, भगवान सारे, पर मैं मुंह से साईं निकालता हूँ। कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ लाइफ में जब आपको लगा हो यार नहीं यार
साथ दिया है इन्होंने, बहुत साथ दिया। हमेशा। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट आपको लगता है ना, यार हाँ ये घंटा तो मुझे लगा यार, अपना एग्जाम्पल बताओ। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब मैं अपने लाइफ का बिल्कुल हार के स्टेज पे सब कुछ खत्म होने वाला, एक अपना इवेंट कर रहा था, मुझे मान लो 2 लाख रुपए की नीड थी। तो मैंने ना बहुत सारे लोगों को मैसेज डाला था रात को कि भाई सुबह या तो इवेंट है, अभी और लॉस लिखा है नहीं है। अब लेकिन मैंने सुबह मेरे अकाउंट में 2,20,30 हज़ार रुपये जमा थे, और बता 30 हज़ार रुपये कहाँ थे। जब मैं वापस आया तो दिल्ली में मेरी फ्लाइट छूट गई थी, और एग्जैक्ट मेरे 30 हज़ार का टैरिफ था मेरे यहाँ से फ्लाइट का जाने का। अच्छा, तो 2,30,000 रुपये उनने लिख के दे दिए कि तेरे घर तक पहुँचाने था। जैसे समझ लो बस। हाँ। एक लाइफ में मेरी ऐसा वाकया आया था कि और बहुत रिसेंट है ये। आज हम 2024 में बैठे हैं, बिल्कुल फरवरी में ना, बिल्कुल 2022 फरवरी 7 से लेकर 14 मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम रहा थ्रू आउट द लाइफ। 2014 मतलब 14 फरवरी मैं हार गया था। मतलब हार गया था कहने का मतलब, मैं प्रमोट नहीं करता उस चीज़ को, मुझे जीना नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहता था। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था भाई। और रात के 3 बज रहे थे, अगले दिन मेरा शूट था, सब खत्म हो गया था, शूट पे सब रेडी हो गया था। कई सेल्फिश लोग थे जिनको मेरी वो मजबूरी नहीं दिखी, जिन्होंने कहा जी होते हैं, आज वो कहीं नहीं है। मुझे 3 लाख रुपए चाहिए थे अर्जेंटली, नहीं था तो मेरे को मतलब इस दुनिया से जाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मेरे पास कोई बच्चा भी नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि अब कहाँ से वाल लौट आएगा, अब तो बिल्कुल ही अनडेड है ये। बिल्कुल आता है ऐसा समय। मैंने एक इंसान को कॉल किया, एक ही को, 2 को किया था। पहले वाले ने ही मुझे बोला आधे घंटे में आप उसको वहाँ भेजो, आपका काम हो गया। अरे भाई मेरी ज़िंदगी बच गई, कसम भगवान की। मैंने उस गाने को आज तक प्रमोट भी नहीं किया जिस गाने की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ था। मैं उस गाने को बहुत पसंद करता था, पर मैं उस गाने को गाने की इच्छा ही नहीं रखता, क्योंकि मेरे उसकी इतनी नेगेटिव वाइब्स है ना उस गाने के साथ। मैं उसका नाम भी कभी नहीं बताऊंगा, पर ये बिल्कुल रिसेंट बात है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो चाहता था कि तू जी और यहाँ पर बैठ और बात कर। क्या बात, क्या बात। बहुत रिसेंट हुआ ना ये तो। शायद मैं अभी थोड़ी देर पहले सवाल भी आपसे पूछ रहा था, और मेरे को ये सवाल आपसे पूछना भी है। अगर किसी को जानना है कि भाई सागर भाटिया क्या है, उसके दिल तक का दरवाज़ा कैसे, तो आप अपने आप को कैसे बताओगे यार ये हूँ मैं? मेरे को जीतने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ रहने की ज़रूरत है। मेरे को जानने के लिए किसी को भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरी जो मैं बोलता हूँ, जिस तरीके से मैं बात बोलता हूँ, उस तरीके को भुला के जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या हूँ। अच्छा, जैसे नारियल। अच्छा वही बात आ गई कि आप कठोर दिखते हो, और मैं कठोर एक्चुअली दिखता भी नहीं हूँ, मैं बहुत स्वीट आदमी हूँ। हाँ, दिखता तो नहीं हुआ। मेरे को गुस्सा आ जाता है, लेकिन अच्छा, जैसे गुस्सा कैसे आ जाता है कि अपने लिए नहीं आता कभी भी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मेरे को इसलिए आता है कि मेरे को दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो व्हाई कांट यू करेक्ट दैट। एंड व्हेन समबडी टेल्स मी दैट वी आर डूइंग राइट, मैं कहता हूँ अरे मैं बता रहा हूँ मेरे जिंदगी के एक्सपीरियंस हैं, ये गलत है, ये इंसान ही ठीक नहीं है, ये इंसान सही है, इंसान गलत है। ये मैं कह रहा हूँ कि आपको पहचानने के लिए ना वैसे तो दिल तक पहुँचना बहुत मुश्किल है किसी के भी, पर मेरे दिल तक पहुँचना बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप शायद मैं आपसे आज मिल रहा हूँ, आप जब घर जाओगे रास्ते में आपको समझ में आ जाएगा आदमी कौन है। तो बताओ, इतना तो सिंपल है समझना। अच्छा, अब सक्सेस को कैसे मेजर करते हो? क्या सक्सेस को ऐसे नापता हूँ मैं? हर इंसान की सक्सेस अलग तरीके की होती है। अगर आप व्यापारी की देखो, व्यापारी क्या है, व्यापारी को क्या चाहिए कि जो उसने माल बनाया बिक जाए, कंज्यूमर तक पहुंच जाए। संगीतकार, कलाकार, आर्ट, जो जितने भी आर्ट, जो उनकी आर्ट है उसको लोग पसंद करें। पैसा हमेशा मैंडेटरी होता है लाइफ, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने काम को हैम्पर कर दो। एक व्यापारी के लिए उसके प्रोडक्ट का, उसके कंज्यूमर्स तक पहुंचना और उनके चेहरे पे खुशी इज अ सक्सेस फॉर अ व्यापारी। किसी कलाकार के लिए उसकी कला का उसकी ऑडियंस तक पहुंचना और उसको उसका रिवर्ट मिल जाना इज कॉल्ड सक्सेस।
मनी तो ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको सिर्फ पैसा दूंगा, ना आपकी कोई आइडेंटिटी है, ना आप कुछ काम करते हो, ना आपको कोई जानता है, आपको मनी से क्या खुशी मिल सकती है? आप सिर्फ खरीद सकते हो ना, वो नहीं खरीद पाओगे जो एक सेटिस्फैक्शन होता है कि जैसे एक घड़ा बनाया और उसमें जब पहली बार पानी भरा गया हो और फिर उसमें से लीक नहीं हुआ हो, दैट्स कॉल्ड सक्सेस। ब्यूटीफुल। अच्छा, एक ना मैं चाहता हूँ, एक मैं बात बोलूँगा और आप चाहते हो उसे एक्सप्लेन करो आप, ठीक है? किसी ने मुझसे बोला था ना, कभी ना सूरत नहीं सीरत देख लेनी चाहिए इंसान की। एग्जैक्टली। दो तरीके के आजकल आज नया नया सुना है मैंने कि जेनजीज होते हैं, मिलेनियल्स होते हैं। हाँ, तो बहुत ही कॉमन एक आंसर दूंगा इस चीज़ का। जैसे हम आज फिल्टर वर्ल्ड में जी रहे हैं, उस फिल्टर के बाद की सच्चाई तब दिखती है जब इंसान सो के उठता है। अगर आप किसी की खूबसूरती देखना चाहते हो उसके साथ रहने के लिए, सपोजिटली, बिल्कुल सीरत नहीं देखना चाहते, बिल्कुल। अगर आप खूबसूरती भी देखना चाहते हो, तो जब इंसान सबसे पहले अपनी आंख खोलता है ना सुबह, तो जाके देख ले। उसमें सिर्फ आपको सीरत दिखेगी। और अगर आपको फिर भी खूबसूरत लग रहा है ना, तो सूरत के साथ सीरत का कॉम्बिनेशन है। तो ये था जेनजीज के लिए। इफ यू वांट टू चूज समबडी, इफ यू आर गोइंग आफ्टर समबडीज लुक्स, सुंदरता जिसे सूरत कहते हैं, तो पहली आंख जब खुले वो आपकी असल सूरत है, और सीरत समझने में काफी समय लग जाता है। मुझे लगता है आप यारों की यार रहे होंगे पक्का। मैं हूँ, अच्छा, माई बेस्ट हॉबी इज टू चिल विद माई दैट 5-6 फ्रेंड्स जो मेरे साथ शुरू से रहे हैं। मैं यू कांट बिलीव, मैं वर्ल्ड टूर पे था तो somebody told me यार एक दिन और एक्सटेंड कर ले। मैंने कहा भाई, अच्छा, मैं शिकागो में था, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसा है, यूएस तेरा होगा। मेरे जमुना पार में दोस्त वेट करे, मैंने आज शाम को उनको बोल रखा था कि मैं पहुंच जाऊंगा, और एक दिन पहले मैंने फ्लाइट पकड़नी थी, मतलब उतना टाइम लगता है। मैंने कहा मैं कल पहुंचूंगा, फिर उनके काम होंगे, उन्होंने प्लान कर रखा होगा, मेरे को उनसे मिलना, मेरे को उनसे शेयर करना है कि यहाँ सब क्या हुआ। तो कह रहे भाई एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। मैंने कहा मेरे को पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा यार आज की टिकट नहीं मिल रही। मैंने कहा एक काम कर, मैं लेता हूँ। मैंने इमीडिएटली ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट पे अच्छा जी। एयर इंडिया से टिकट खरीदी। मैं और वंदना साथ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा एक इकॉनमी होगी, एक बिजनेस होगी। मैं वंदना कह रही मैं इकॉनमी में बैठ जाऊंगी। वंदना कहा 16 घंटे नहीं बैठ पाएगी। तो उसने कहा एक फर्स्ट क्लास का ऑप्शन है। मैंने कहा तू फर्स्ट क्लास कोई नहीं, अच्छा जी। घर पहुंचा दूं मुझे। तो आप, अगर आपको दोस्ती को एक्सप्लेन करना तो आप कैसे करोगे? कोई शेर और शायरी की बात रह जाए। देखो मेरे यार मुझे समझते हैं, लेकिन ना ज्यादातर क्या होता है, उसके लिए एक शायरी बोलता हूँ, फिर दोस्तों के लिए, दोनों दोस्तों के लिए, कि यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, और मैं समझता था मेरे यार समझते हैं। ओए होए होए होए, क्या बात। मैं तो खुद बिकने के लिए बाजार में आया हूँ और दुकानदार खरीदार समझते हैं मुझे। क्या बात। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। अरे मैं तो खुद पानी की सतह पर लाश की तरह तैर रहा हूँ और डूबने वाले मददगार समझते हैं मुझे। क्या बात। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। और ऑन द स्पॉट अगर मैं दोस्ती की इतनी फ्लॉन्ट कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा यार हूँ, तो मुझे हाथ के हाथ एक यारी पे शेर बनाना चाहिए। अभी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ के माहौल के हिसाब से कुछ सोच लेता हूँ। मुझे 1 सेकंड चाहिए, 2 मिनट चाहिए बिल्कुल दिया आपको। सागर के यारों के लिए, कि सच्चा यार वो नहीं कि किसी को गरीब समझकर, सच्चा यार वो नहीं कि अपने यार को गरीब जानकर उसका हाथ छोड़ दे, सच्चा यार वो नहीं कि ये जानकर कि उसका यार गरीब है उसका हाथ छोड़ दे, बल्कि उसे अपने पास बिठाए और अपने मैखाने में से सबसे बड़ी बोतल खोले, वो एक जाम पिए और वो जबरदस्ती एक जाम और दे। वाह जी वाह। हाँ, तो ये होता है सच्चा यार, ब्यूटीफुल। जो जज ना करे आपको। जैसे मेरे दोस्त तो ऐसे रहे हैं, उनको मालूम था कि जिस पार्टी में हम हैं शायद वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, पर वो कर सकते थे। तो उन्होंने कहा इसको तो जरूर बुलाओ, हम तो रोज देखते हैं, आज देखेगा हमारा भाई आके। तो मेरे वैसे दोस्त हैं सारे। अच्छा, आपको जब कोई पूछता है कि यार रिश्ते कैसे निभाए जाते, तो आप क्या बोलते हो उन्हें? रिश्ते कैसे निभाए जाते? कैसे निभाए जाने चाहिए? रिश्ते कैसे निभाए जाने चाहिए? यारों से ही कह लो, यारों का ही हो गया। जब आपसे कोई बोल दिया कि रिश्ता कैसे निभाओगे आप,
जजमेंटल नहीं होना चाहिए, नो जजमेंट्स. इफ यू आर जजिंग समबडी यू आर नॉट अ फ्रेंड, फिनिश. इफ यू आर pushing somebody to do something wrong for you, to do something even right for you, you are not a friend, you are not a good relationship. Trust, no judgments. जैसा है मेरा है, ऐसे रिश्ते निभते हैं, नहीं तो नहीं निभते. अच्छा, अगर वक्त पे आपको बात बोलूँ तो मैं बोलूँगा सब कुछ है बट ऐसा वक्त ना आए, वो क्या होगा आपके लिए? सब कुछ आ जाए पर ऐसा वक्त ना आए कि मैं किसी को बीमार देखूं या खुद को बीमार देखूं, लाइलाज बीमारी हो. इस जिंदा रहते हुए चाहे मेरी आज रात आंख लगे और कल ना खुले, पर किसी को उससे तकलीफ ना हो, और मुझे भी किसी के जाने से किसी की तड़प, मतलब किसी को दर्द ना हो. ये सबसे दुनिया का कड़वा सच है कि आपको दुनिया से जाना ही जाना है, लेकिन बीमार ना हो कोई. मतलब मेरे हिसाब से ये नहीं होना. सब कुछ हो, वक्त ऐसा ना है कि मेरा कोई अपना बीमार हो और मैं बचा ना पाऊँ, और मैं बीमार हूँ और कोई मुझे बचा ना पाए. ये ना हो बस. अच्छा, आपने ऐसा क्यों बोला कि मुझे लगता है कि मैं लड़कियों को भी समझ नहीं पाता? मैंने इसलिए बोला, शायद मैं ये नहीं कहता कि शायद मैंने ज़्यादा उस तरफ अपने आप का, मेरा रुझान उस तरफ शायद रहा ही नहीं ज़्यादा, क्योंकि ज़िंदगी में संघर्ष इतने थे कि किसी को अपनी ज़िंदगी में लेके आना है तो यार तुम्हारे पास खुद के खाने के वांदे हैं, तुम किसी को क्या अपनी ज़िंदगी में लेके आओगे. और अगर उस वांदे के समय मेरे साथ कोई खड़ी होती तो आज ज़िंदगी बढ़िया होती. और आज अगर कोई आएगा तो उसको संघर्ष की कीमत नहीं पता होगी, तो इसलिए सही है. तो मतलब फिर भी क्या टेक क्या है आपका लव को लेकर? यार मोहब्बत यार बड़ी मुश्किल है आजकल. पता है, मैं आज क्या बात है, आज ही मैं देख रहा था फ्लाइट में, क्या बात है, क्वेश्चन का आंसर देखो कितना बढ़िया होगा, जो मेरा नहीं है. कह रहा है रिलेशनशिप्स, हुकअप, सेक्स, कुछ भी आप ले लो, XYZ, जो आप ये सारी चीजें, रोमांस, सब मिल जाएगा. ये मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी है. इफ यू वांट लग्जरी इन योर लाइफ, दैट्स कॉल्ड लव. अगर आपको लग्जरी चाहिए रिलेशनशिप में, दैट्स लव. जो कि लग्जरियस लाइफ बहुत लिमिटेड लोगों के पास होती है. तो अगर आपके पास 4 रुपए कम है पर आपके पास लग्जरी यानी कि प्यार है, तो आप हमसे अमीर हो. अरे वाह जी. हाँ, ये मेरी लाइन थी, ये ऐड नहीं थी उसमें. हाँ जी. अच्छा, मैं ये बताऊं कि अगर ऐसा कह लो आपकी, जैसे आप अपनी मॉम से बड़ा प्यार करते हो, मतलब उनका कोई ऐसा, मुझे लगता है लाइफ को ऐसे, देखो मैंने बताया नहीं, लेकिन इनको मेरी बातों से समझ में आ गया. बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गई बातों से. तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा बताओ आपकी कि कितना ज़रूरी है कि लोग परिवार को कभी ना छोड़ के ना चले. वो ना लोग कहते हैं यार अपने काम में इतना मगरूर हो जाते हैं कि उन्हें बोलते हैं यार अरे ठीक है ना, ठीक है ना. बट मैं कहता हूँ जो सपोर्ट सिस्टम वहाँ है ना, वो इतने बड़े समाज में, इतनी बड़ी जान पहचान में भी नहीं है. बिल्कुल सच है. देखो जो संघर्ष है ना आपके परिवार वालों को, अगर किसी को लगता है कि उनके माँ बाप के पास बहुत आपकी पैसे, बात कट करूँ थोड़ी सी, इसलिए कट की मैंने, मतलब इसलिए बोला मैंने ऐसा. एक दिन मेरे सामने एक अच्छे आर्टिस्ट का फ़ोन आया, उनकी मॉम का फ़ोन आया. मैंने बोला रुक जाओ, आप बात कर लो. उन्होंने बोला नहीं. तो वो मेरे अंदर आवाज़ थी कि समाज में मेरे जैसे 10 मिल जाएंगे, मुझे जहाँ से फ़ोन आया वो नहीं मिल पाएंगे. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है. आपने देखा होगा मेरे को भी फोन बिल्कुल, किसी भी आदमी का बताऊँ, बिल्कुल वो मेरी माँ नहीं थी, बिल्कुल. लेकिन उसको अगर मैं ये बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, तो काम है, तो बिल्कुल मैं काम, बिल्कुल. अगर मेरी बात चल रही थी तो हाँ, मैं रोकता नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. मेरा फोन अगर हमारी बात के बीच में बजेगा मैं देख लूंगा, क्या बात है, कुछ किसी को इमरजेंसी. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरा कहने का मतलब है कि जो संघर्ष होते हैं ना, वो अमीर माँ बाप होके हाई मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, हर परिवार संघर्ष करता है अपने बच्चों को पालने के लिए. कुछ परिवार जो होते हैं उनके बच्चों तक पहुंच नहीं पाते, और आजकल तो खासकर बच्चों को पता ही नहीं होता कि माँ बाप किस तरीके से क्या संघर्ष कर रहे हैं. बिल्कुल. उनको ये दिखता है कि उनके पापा ने आज उनको 2 लाख रुपए की कोई चीज़ दिला दी तो उनके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिल्कुल. क्या पता उनके पापा को कल बहुत मुश्किल काम करना हो, उन्होंने सोचा हो चल बच्चे की जिद है तो मैं पूरी कर देता हूँ. तो वो नहीं दिखता, तो शायद मोह अपने माँ बाप से उस लेवल का नहीं रह जाता. हमारे समय में हमें मालूम है कि अगर हमारी 300 रुपये की कन्वेंस है बस की, और हमारी माँ ट्यूशन पढ़ाती है 3000 रुपये में, और उसको 300 रुपये कन्वेंस मिलती है रिक्शे की, जिसमें वो रिक्शे से 2 किलोमीटर जा सकती है और 5 रुपये में आ सकती है. इतने ही रुपए लगते थे. बिल्कुल. तो वो सोचती थी कि अगर मैं पैदल चली जाऊंगी तो सागर बस पे स्कूल चला जाएगा. तो वो जब आप देख लेते हो तो मोहब्बत का कोई ठिकाना ही नहीं रहता. तो मेरे को लगता है कि सभी माँ बापों को अपने बच्चों तक अपना संघर्ष पहुंचाना चाहिए, ताकि ये जेन ज़ी मिलेनियल का फ़र्क
पैदा हो जाए कि सेम हो जाए, वो सब अलग अलग ना रहे। किसी तरह मैं बात करते हुए मैंने बोला था कि बताओ कैसा वक्त आ गया है, नाम भी बताऊंगा आपको किससे हुई थी मेरी बात। तो उसने बोला कि एक एक वक्त था और एक आज का वक्त है जब आप कहीं फ़ोन लेने चले जाओ, 2 लाख रुपये फ़ोन कर खरीद लो और आपको कोई बैठने को भी नहीं पूछेगा। और एक शाम तक आप 100 रुपये रेडियो खरीदने चले जाओ, पूरा परिवार लेके जाता है। बोले ये है वक्त, ये बदल गया है। वक्त बदल गया, वक्त ऐसे बदल गया। आप देखो, आप अगर आप फ़ोन की बात करो, कि ज़िंदगी में तरक्की इतनी हो गई ना लाइफ में कि फ़ोन आज किसी मिस्त्री के पास भी है, रिक्शे वाले के पास, बस वाले के बिल्कुल पास, सबके पास है। फ़ोन की वैल्यू फ़ोन नहीं रहेगी। आज फ़ोन मतलब आईफोन, ब्रांड हिसाब से ब्रांड। इसी तरीके से आज के समय पे रेडियो क्या है, आप एलवी स्टोर चले जाओ, आप गुची स्टोर चले जाओ, आप ब्रांड्स पे चले जाओ बड़े, पहले आपको बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, कुर्सी देंगे, पानी पिलाएंगे, आपसे पूछेंगे आप क्या खाओगे, आपको मेन्यू कार्ड रख देंगे। तो उस समय रेडियो लग्जरी थी, आज ये ब्रांड्स लग्जरी है, बाकी सब चीज़ें। कभी कोई राशन वाला उस टाइम पे आपको बिठाता था, बिल्कुल हो सकता है कि आपकी गली के परचून के दुकान वाला हो, कहे बैठ, अभी कोई ग्राहक है यहाँ बैठ जाओ, बिल्कुल धूल साफ करके बैठ जाओ और फिर। तो उस समय रेडियो, टीवी, फिर एयर कंडीशंस आए, वो लग्जरी थी। आज वो सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ अस। हमने मेहनत इतनी करी, उन चीज़ों को एक लिमिटेड प्राइस में ले आए, उसकी वैरायटी ज़्यादा हो गई। लेकिन आज भी वैसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बिठाया जाता है, तो मैं उनको रेडियो को कंपेयर उनसे कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल। अच्छा, एक कोई ऐसी बात या फिर ऐसी कोई शायरी तो होगी जो आपके दिल के बड़ी करीब होगी, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से। किस तरीके की, आप मेरे को एक टॉपिक बताओ कि अपनी कोई इस टॉपिक पे। मैं पता नहीं आपको ही जानने के लिए सारी मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरे को अभी तक जान नहीं जान पाए, मगर मैं कुछ हद तक चलो मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, 2 तरीके के। पहला कि मैं रिलेशनशिप में क्यों नहीं हूँ, एक शेर। अब वो बात भी रह गई थी। दूसरा कि मैं कौन हूँ। 2 शेर में आपको मैं प्रूव करता हूँ, दोनों में सागर का ही जिक्र है। पहला शेर यह है कि मैंने बोला था जब मेरा लास्ट रिलेशनशिप था, आज से कुछ 12 साल पहले, तो मैंने बोला था कि मैं अभी रुका नहीं, बस ठहरा हुआ हूँ। मैं अभी रुका नहीं, बस ठहरा हुआ हूँ, और ठहरने से और सुनहरा हुआ हूँ। और सागर सिर्फ नाम नहीं मेरा, मैं वक्त के साथ साथ और गहरा हुआ। ब्यूटीफुल। ठीक है, क्या ये तो हो गई मेरी रिलेशनशिप की बात। अब आती है इंसानियत की, जो मैं हूँ। मैंने बिगड़ते समय के साथ बदलते चेहरे देखे, बिखरते दिल और गम गहरे देखे। ये मुकाम मुझे विरासत में नहीं मिला, मैंने कई साल ठोकरें खाई हैं, फिर जाके दिन सुनहरे देखे। So this is me। इसी बात पे एक और सवाल है आपके लिए। अब एक बात बताइए, अगर मान लो आज से पीछे जाते हैं, जो वक्त था बड़ा मुश्किल चल रहा हो, एक समय ऐसा आता ना कि आपको लगता है कि जैसे एक वक्त ऐसा आता है जिसमें इंसान को अपने ऊपर ही शक होना शुरू हो जाता है। हाँ, आता है ना, वो वक्त भी आया था मेरी लाइफ में। हाँ, आज उस आदमी को, उस सागर को क्या बोलोगे आप? मैंने जिस वक्त पे शक था उस वक्त पे गाना बनाया है। अच्छा, ताकि जब आगे रहूं तो वो वक्त भूलूं ना, तो मैंने वक्त बदलेगा ही गाना बनाया। अच्छा जी। उसका एक रैप पार्ट है कि ये जो बोलते हैं तेरा भाई बैठा तेरे पीछे, एक सीढ़ी चढ़ो नहीं के फट से टांग खींचे, तमीज़ें सिखाते हैं जिंदगी को जीने की शुरुआत कराई, जिन्होंने मुझे पीने की हाय पसीने की खाता हूँ सुन, रोज नहीं बनाता हूँ धुन, स्टेज पे मैं गाता हूँ शेर की तरह, ज़ाती जिंदगी में आम के पेड़ की तरह, झुका हुआ सजा हुआ फलों से मैं सींचा गया, मेरी माँ के हलों से मैं, अब तेरी मेहनत का अंजाम होगा माँ, तेरे बेटे का बहुत बड़ा नाम होगा माँ। जैसे ही वक्त बदलेगा लोगों की सोच बदलेगी, लेकिन तू थकना नहीं, रुकना नहीं, तुझे जिंदगी रगड़ेगी। वक्त की बात देखो, मैंने रैप बना रखा है, मुझे पता था एक दिन आप मेरे को बुलाओगे और फिर वक्त की बात करोगे तो मैं वो वाला रैप आपको सुनाऊंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आपकी बातों में फादर क्यों मिसिंग है? फादर मेरी लाइफ में इसलिए मिसिंग है कि मैंने पापा देखे ही नहीं कैसे होते हैं। ही वॉज देयर ऑल द टाइम बट ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस। अल्कोहल की तरफ उनका ज़्यादा रुझान था, उनको मालूम ही नहीं था मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, उनको ये भी नहीं पता था मैं क्या करता हूँ, कि मेरा एम क्या है, मुझे क्या बनना है। इनफैक्ट कुछ नहीं पता था उनको। तो अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते भी उनको ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, मुझे जान ही नहीं पाए। लेकिन मेरे को तो पता था ना कि ये, मैंने सिर्फ नाम सुना है कि पिता होता है, पर मैंने बस ये देखा कि मेरी तो मॉम ही, मेरे डैड भी वही हैं और मेरी माँ भी वही है।
तो इसलिए शायद मिसिंग है, क्योंकि मैंने कभी मतलब कुछ मिला ही नहीं मुझे उनसे, ना मैं उनसे बात कर पाया कभी लाइफ टाइम, ना उन्होंने मुझसे सही से बात करी, तो मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं देखा उस। क्या होता है ना, ऐसे बच्चे ना बोलते हैं ना, बाप के चप्पल में बड़ी जल्दी पैर डाल देते हैं। मैंने तो 11वीं क्लास में काम करना शुरू कर दिया था। 12वीं के बाद तो चलो मैंने वो कॉल सेंटर किया, क्योंकि 12वीं चाहिए थी ना एटलीस्ट। 11वीं में मैं लेडीज़ को फिटनेस डांस सिखाता था यार, बहुत होते थे, 500 में मिल जाते थे, बढ़िया। तो आज इसलिए शायद मुझे लगता है पैसे को ना इतना तवज्जो नहीं मिलता है। देखो चाहिए तो थे मुझे पैसे लाइफ में, उसलिए क्योंकि अपनी मॉम के घर से उनको निकालना पड़ा संगीत करने के लिए, किराए के घर पे लाना पड़ा संगीत करने के लिए, जमुना पार से नोएडा शिफ्ट होना पड़ा जहाँ पे उनका कोई वजूद ही नहीं था। उन्होंने मेरे लिए वो भी एडजस्ट किया, उन्होंने नहीं मेरी सिस्टर ने भी किया। वो घर तो सभी का था ना, लेकिन सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से कि मैंने म्यूज़िक वीडियो गलत बना दिया या कुछ कर दिया, क्योंकि कोई बनाने के लिए रेडी नहीं था, तो उन्होंने कहा, उनको विश्वास था मैं कर सकता हूँ, तो मैंने कहा था माँ वापस लेके जाऊँगा। तो आज देखो मैं जमुना पार रहता हूँ वापस अपनी घर में। आप अपने आप से बातें बहुत करते होगे, बता रहा हूँ आपको, आप अपने आप से बातें बहुत करते होगे कि मैं क्विटर नहीं हूँ, मैं बढ़ता चला जाऊँगा। भैया मैं सोता ही नहीं हूँ आज भी, देख के लग रहा है आपको। मैं रात भर दिन भर मैं अपने दोस्तों से पता है क्यों मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को उनको बताना है कि तुम यहाँ गलत हो। कोई मेरा दोस्त आके बोल देना कि सागर फालतू की बात करता है, बोल ही नहीं सकता। वो 5 बैठेंगे, शायद जो दूर बैठे हैं उनको लगता है वो पता नहीं हम कितनी मस्ती करते हैं। सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं उनके साथ चिल कर लूँगा, 1-2 ड्रिंक ले लूँगा, लेकिन उसके बाद बोलता हूँ तू बता तूने आज ज़िंदगी में क्या किया, तू ये गलत कर रहा है, तुझे ये करना चाहिए, मैं बैठा हूँ तू ये कर तू। लेकिन वो रोज़ आते हैं, सेम बातें सुनते करते हैं, कोई इंप्लीमेंट कर रहा है कोई नहीं कर रहा। तो मैं अपने बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं दुनिया के बारे में बात करता हूँ। अपने बारे में मैं, सही बोले आप, खुद से बात करता हूँ कि कल कैसे करना है, क्योंकि गलतियाँ जो कर दी ना दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए किसी भी रीज़न से। अच्छा ऐसा ठीक अर्ली एज में, मतलब ओबियसली आपने बताया फादर वाला जो बात बताई, मतलब एक होता है ना जब आप हमेशा घर में बड़ा कुछ रोल देखते हो या फिर अल्कोहल देख लो कुछ देख लो, तो आप में क्या बदल जाता है ऐसा एज अ हाँ। मैन बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं आप में बहुत कुछ बदल जाता मेरी ज़िंदगी की एक गलत चीज़ जो मैंने जो मेरे अंदर आई, वो मेरा गुस्सा। वो गुस्सा ऐसा है क्योंकि मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं था, पर मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि मैं क्यों नहीं इसके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ, बड़ा होऊंगा तो करूँगा, बड़ा होऊंगा तो करूँगा, जब बड़ा होऊंगा तो करूँगा, जब मैं घर वालों का घर चला सकूँगा फिर मैं ये इस जुल्म होने नहीं दूंगा। पर वो करते 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 यार इतने साल हो गए ना कि अब मेरे से ना, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड इसलिए हो गया क्योंकि मुझे लगता है तुम ये गलत कर रहे हो। उस समय बोल नहीं पाया, अब मैं जो गलत करता है वो बोल देता तुम ये गलत कर रहे हो। तो वो एक नेगेटिव चेंज में आया जिसमें मैं जिस पे मेहनत कर रहा हूँ। बस मेरे को लगता है कि मेरे को कभी गुस्सा नहीं आएगा जब कोई कुछ गलत नहीं करेगा। आपने मुझसे बोला था ना कि रणवीर सिंह की बात की, मुझे ना अभी आप में ऐसा लग रहा है जैसे गली बॉय देखिए आपने, उसके फादर उससे कहते हैं कि मिडिल क्लास बच्चे के ना सपने नहीं होते। मेरे पापा भी यही बोलते तो रणवीर सिंह कहता है कि मैं अपने सपने को मरने नहीं देगा। थे। रणवीर सिंह को देखा आपने जी। उसमें, बिल्कुल देखा है। वही लाइफ थी मेरी, मतलब उससे थोड़ी ज़्यादा, मतलब 50 टाइम्स ज़्यादा होगी वो लाइफ। और वो भी आखिर में उसको जाना पड़ा। और इस मेरे केस में आखिर में मैं और माँ साथ आए थे, बस फर्क था, उसके पास कोई नहीं था, मेरे पास माँ थी। तो ऐसा वाला सीन। क्या बात, तो समझ नहीं आया सवाल भी क्या पूछे आज जो मुझे पूछ लो, वही तो इतनी खतरनाक कहानी है कि मैं तो पॉडकास्ट कहता हूँ कि पॉडकास्ट मत करो तुम, मैं किताब लिखता हूँ। चिल्ला देखता कभी कभी सोचा इस बारे में? हाँ, मैं मूवी बनाऊंगा पूरी, जब मेरे पास सब कुछ सेट हो जाएगा तो फिर मैं एक मूवी बनाऊंगा जिसमें सब ज़्यादातर रियल कैरेक्टर्स दिखाऊंगा। अच्छा आज से अगर 10 साल बाद आपको देखो तो अब क्या जद्दोजहद अपने आप से आपकी? आज से 10 साल बाद अब बस बॉडी ठीक रहे, वही ठीक है, वही जो आपने बोला था नीचे में। नहीं तो काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लोग मुझे देखना पसंद करते हैं सुनने से ज़्यादा। ऐसा कौन सा पीरियड है जिसे आप सच में बोलते हो कि स्ट्रगल है भाई, मतलब जिंदगी ना अपने आप में कंधों पे लेके चलनी पड़ती है, ऐसे किस हिस्से को बोलते हो अपने लाइफ के? मैंने तो कुछ भी नहीं किया उतना स्ट्रगल, मैंने करते हुए देखा अपनी मॉम को। मैंने कुछ नहीं किया उसके कंपैरेटिवली, क्योंकि मेरे साथ मेरी मॉम थी, मेरी मॉम के साथ कोई भी नहीं था, है ना। तो उनकी रियल स्ट्रगल, खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक चीज़ का संघर्ष किया, मेरे बच्चे पढ़ जाएं। उसके बाद भी अपने लिए कुछ नहीं किया, है ना। आप मानोगे कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, डोसा, ये उस समय की एक ऐसी चीज़ थी कि लोग हर दूसरे दिन, हर संडे जाते थे। मेरी मॉम हर दशहरे पे लेके जाती थी मुझे, हर दशहरे पे हम, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मॉम, सिर्फ
गीता कॉलोनी में आज भी वो रेस्टोरेंट है त्रिवेणी नाम से, वहीं जाते थे, सबसे टेस्टी था। और आज भी मैं जमुना पार में जब होता हूँ चाउमीन खानी है तो त्रिवेणी से मंगा दो। हाँ, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने कुछ नहीं किया सच, मेरा नॉर्मल उनके आगे जी। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप कभी प्यार भी करोगे ना तो बड़े कदरदान रहोगे इस चीज़ का, पता नहीं ऐसा लगता है घर में जब कभी होता है ना, जब आप माँ को स्ट्रगल करते देखे हो, सिस्टर को देखते हो, तो लगता है मुझे एज अ ह्यूमन बींग ना, एक इंसान ना, एक मर्द ना बड़ा बदल सा जाता है। तो मुझे लगता है आपका जो मोहब्बत भी होगी बड़ी अलग होगी। यार देखो, प्यार तो सही में मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ सबसे, लेकिन प्रॉब्लम सारी है मेरे को दिखाना नहीं आता यार। अच्छा, ये मेरी लाइफ की सबसे जैसा बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मुझे ना मेरे को बताना नहीं आता कि मैं अकेले में फील कर लूँगा। जैसे अभी मम्मी बैठी होती तो उनके सामने ऐसे बात नहीं नहीं कर पाते बिल्कुल। करता, ऐसा होता है। तो फिर ऐसे इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो नहीं हो क्या पाएगा, बदल नहीं सकता मैं इस चीज़ को, बन गया है वो मैंने आपको बताया नहीं, वो जो पीरियड है ना मेरी लाइफ का, वो बहुत खतरनाक था। मतलब आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी हैपनिंग एंड आई कुडंट डू एनीथिंग। फिर तो लोग हैं, बदलते रंग भी देखोगे आपने बहुत। बदलते चेहरे, बताया तो था मैंने कि बिगड़ते वक्त के साथ बदलते चेहरे देखे। वही तो बताया था आपने। हाँ। ऐसे नहीं बताया कि क्या क्यों। अरे बहुत यार और देखो, मेरे को पता भी होता है कि ये क्यों बोल रहा है, हाँ। लेकिन मैं उसको रिएक्ट नहीं करता। कोई बात नहीं, चल आज उसका टाइम, अगर मैंने भी सेम कर दिया तो फिर फायदा क्या। अच्छा, कोई अगर आपकी किताब लिखी जाएगी, मान लीजिए आपके बजाय, तो आखिरी जो पन्ना होगा उस पर क्या लिखा होगा आपके बारे में? टू बी कंटिन्यूड क्योंकि खत्म वो थक जाएगा, उसकी बात और कहानी होगी। वो कहेगा अगली बार छापता हूँ, वही समझ मेरी बात, बहुत सारा है तेरे पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टू बी कंटिन्यूड, टू बी कंटिन्यूड, इसी बात मैंने छोड़ दिया क्योंकि थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर थैंक यू भाई, थैंक यू, मजा आ गया भाई बहुत बढ़िया।